हेलो बच्चों, क्या हाल चाल। तो बच्चों, आज की क्लास में हम लोग क्लास 12th मैथमेटिक्स के लिए टेस्ट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। बिल्कुल सही सुना आपने। इससे पहले हम लोग ऑलरेडी टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2 डिस्कस कर चुके हैं और ये सारे वीडियोस जिस भी प्लेलिस्ट में अवेलेबल हैं उस प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल के दे दूंगा। प्लेलिस्ट का नाम है क्लासरूम टेस्ट बाय ओपी गुप्ता। ठीक है, चलिए। अच्छा, यहां पर आज का टॉपिक क्या होने वाला है बच्चों? तो आज का टॉपिक होने वाला है मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। बिल्कुल सही सुना आपने। आज के टेस्ट से हम लोग डिटर्मिनेंट टॉपिक को भी इंट्रोड्यूस कर रहे हैं और यहां पर एक्सरसाइजेज कौन सी कवर होने वाली हैं देख लो, 1A से 1K तक। अच्छा बच्चों, ये जो एक्सरसाइजेज मैंने बताई ना, ये बेसिकली मेरी मैथमेटिशिया बुक के अकॉर्डिंग है। अगर आप लोग भी इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हो तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन इन्फॉर्मेशन को फॉलो कर सकते हैं। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक बात और बता दूं आपको, ये जो पूरी टेस्ट सीरीज चल रही है बच्चों, दिस इज फॉर दिस एकेडमिक सेशन 2021 से 2022 के लिए। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा आज की क्लास शुरू करते हैं। बट उससे पहले मुझे ये कंफर्म करो कि आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक किया कि नहीं। कर दिया ना? इस वीडियो को शेयर भी कर दो अपने सभी क्लासमेट्स के साथ एंड मोर ओवर इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, नोटिफिकेशंस को ऑन कर लेना, ताकि आने वाले समय में जो भी मैं वीडियोस आप लोगों के लिए अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे, कोई भी वीडियो आप लोग मिस ना कर पाएं। चलिए बच्चों, फाइनली अब स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। तो जैसा कि आप यहां देख रहे हैं क्वेश्चन 1, यहां पर एक नंबर के टोटल 9 क्वेश्चन होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है जरा देख लेते हैं बच्चों। तो पहला क्वेश्चन यहां पर क्या दिया हुआ है कि मैट्रिक्स ए इज अ 3x3 मैट्रिक्स, कैपिटल Aij डिनोट्स द कोफैक्टर ऑफ द करस्पॉन्डिंग एलिमेंट। ओके, आपको वैल्यू पता करनी है इस चीज की। सुनना बच्चों ध्यान से, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, सीधा आंसर आने वाला है। मैं ये क्यों बोल रहा हूं भाई, सुनो तो सही। देखो यहां पर ये जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं, समझे, ये बेसिकली Aij से कंपेयर करके देखो तो आपको पता चलेगा कि ये कौन से रो के एलिमेंट्स हैं। बताइए, ये सेकंड रो के एलिमेंट्स हैं। ठीक है। अच्छा, इसके बाद ये जो कैपिटल में लिखा हुआ है ना, कैपिटल A11, कैपिटल A12 और फिर ये वाला जिनको मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, यानी अगर मैं कहूं कैपिटल Aij, इससे कंपेयर करके देखो क्वेश्चन में जो भी इंफॉर्मेशन है। यहां पर देखो कैपिटल Aij कोफैक्टर को रिप्रेजेंट करेगा, समझे। तो ये कोफैक्टर तो होंगे लेकिन किस रो के एलिमेंट्स के हैं? तो बेसिकली रो 1 के जो भी एलिमेंट्स हैं उन सभी के कोफैक्टर को यहां पर दिया गया है और इस तरीके से इनका ना प्रोडक्ट करते हुए इनको फिर ऐड कर दिया गया है और आपसे वैल्यू पूछी गई है। बेटा सीधा आंसर 0 लिख दो, बस काम खत्म। अब ये बताओ मैंने आंसर 0 कैसे लिखा? तो कहानी सुनो। होता क्या है कि अगर आपने एलिमेंट्स लिए किसी एक पर्टिकुलर रो के, लेकिन कोफैक्टर्स आपने किसी और रो के ले लिए हों और इस तरीके से उनको प्रेजेंट किया गया हो, तो बस सीधा आंसर 0 आने वाला है। मतलब एक एग्जांपल और देता हूं आपके लिए। मान लो मैं एलिमेंट्स ले लूं थर्ड रो के, ये देखो भैया, ये थर्ड रो के एलिमेंट्स हो जाएंगे। ठीक है। अब इनके साथ मल्टीप्लाई करूं कोफैक्टर किसी और रो के, रो 1 के कोफैक्टर ले लूं या फिर रो 2 के कोफैक्टर ले लूं। सपोज रो 2 के कोफैक्टर मैंने यहां पर लिखना शुरू कर दिया इस तरीके से, समझे। और अब इन सभी का प्रोडक्ट लेते हुए मुझे इन सभी को ऐड करना है। बेटा फिर से आंसर 0 आने वाला है। यही कहानी बताई मैंने आपको थोड़ी देर पहले, समझे कि नहीं? ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगले क्वेश्चन को देखते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है बच्चों, यानी क्वेश्चन 1 का बी पार्ट। यहां पर मैट्रिक्स ए दिया हुआ है और आपको डिटर्मिनेंट ऑफ द सेम मैट्रिक्स ए पता करना है। तो किस तरीके से होने वाला है? 2x2 का क्वेश्चन है, सिंपल ही हो जाएगा। यहां पर इस तरीके से इनको पुट कर दो डिटर्मिनेंट में, मैट्रिक्स ए के एलिमेंट्स को डिटर्मिनेंट ऑफ ए के लिए ऐसे लिख दो। ठीक है। अब यहां से इसको एक्सपेंड कर दो, क्या बनेगा? 1 × 5 - 3 × 2। भाई 2x2 का मैट्रिक्स है ना, सीधा आंसर आने वाला है, ज्यादा यहां पर कोई प्रॉब्लम होने नहीं वाली है। तो ये क्या बनेगा आपका? 1 × 5 दैट इज 5 - 3 × 2 यानी 6 दैट इज -1। तो -1 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, बात खत्म। ठीक है, चलिए यहां पर डिक्लेयर कर दो कि ये रहा जी आपका आंसर। अब क्वेश्चन 1 का अगला क्वेश्चन देखते हैं, यानी सी पार्ट देखते हैं इसमें क्या बोला हुआ है। तो ये रहा सी पार्ट आपके लिए बच्चों। तो यहां पर आपको इस डिटर्मिनेंट का वैल्यू निकालना है, लेकिन ये ऑर्डर 3 का एक मैट्रिक्स है उसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है। ठीक है। अब सुनना कहानी ध्यान से। क्या आप लोग यहां पर एक्सपेंड करना चाहते हो? बिल्कुल कर लो एक्सपेंड, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन मजे की बात सुनना, ये जो भी डिटर्मिनेंट है ये किस टाइप के मैट्रिक्स का है?
तो जो भी मैट्रिक्स यहाँ पर आप सोच पा रहे होंगे वो मैट्रिक्स है डायगोनल मैट्रिक्स। मैं ऐसा कैसे सोच पाया? डायगोनल मैट्रिक्स में नॉन डायगोनल पोजीशन पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी वैल्यू जीरो होती है। तो यहाँ पर तो जीरो है, देख लो मैंने हाईलाइट भी कर दिया है, नॉन डायगोनल एलिमेंट्स जीरो होने चाहिए। हो गए ना? ठीक है। अब अगर किसी भी डायगोनल मैट्रिक्स का तुम डिटर्मिनेंट निकालने जाओ, ठीक है, तो सीधा आंसर है कि डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो बच्चों। ये लो जी, सीधा आंसर आ गया, बात खत्म। मैंने क्या बोला? डायगोनल मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालना है तो क्या करो? सिर्फ डायगोनल एलिमेंट्स को मल्टीप्लाई कर दो, कहानी खत्म। ठीक है, चलिए अब आगे बढ़ते हैं जरा। यहां पर डी पार्ट में क्या दिया हुआ देख लेते हैं। x बिलोंगिंग टू r और x इस इंटरवल से भी है, दिस डिटर्मिनेंट इज इक्वल टू दिस वन। फिर आपको x की वैल्यू पता करनी है। तो बच्चों सिंपल सा क्वेश्चन है, ये भी ज्यादा कुछ कहानी यहां पर नहीं होने वाली है। बस LHS और RHS के डिटर्मिनेंट को हम लोग एक्सपेंड कर देंगे। तो ये बनेगा आपका 2 sin x इंटू साइन एक्स यानी 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 1 इंटू माइनस 1 यानी प्लस 1 हो जाएगा। RHS में आ जाओ, 3 sin x माइनस 0 हो जाएगा। ठीक है, 0 इंटू माइनस 4, खत्म कहानी। अब यहां से साइड चेंज कर दो और देखते हैं फिर हम क्या करेंगे। 2 sin स्क्वायर एक्स माइनस 3 sin x प्लस 1 दैट इज इक्वल टू 0। ठीक है बच्चों, यहां से फैक्टर बन रहे हैं क्या? देखना, 2 sin x माइनस 1 इंटू साइन एक्स माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 0। फैक्टर ठीक है ना? फैक्टर में कोई गलती नहीं है। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों? या तो ये पहले वाला फैक्टर 0 होगा या फिर ये दूसरे वाला फैक्टर 0 होगा बच्चों। ठीक है, तो यहां से अगर आप लिखोगे तो क्या लिखोगे कि साइन एक्स इक्वल टू 1/2। यहां से लिखोगे तो क्या बोलोगे कि साइन एक्स इक्वल्स 1। अब देखो इस इंटरवल का ध्यान रखना, ये वाला इंटरवल इसका ध्यान रखना। ये देखो ऊपर मैंने हाईलाइट कर दिया, ये फर्स्ट क्वाड्रेंट का इंटरवल है बेसिकली। तो यहां से x की वैल्यू सिर्फ π/6 मिलेगी और यहां से x की वैल्यू π/2 मिलेगी। ठीक है, तो ये दोनों आपके आंसर हो गए क्वेश्चन नंबर 1 के डी पार्ट के लिए। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं जरा, क्वेश्चन 1 का अगला पार्ट देखते हैं। तो यहां पर देखो ई पार्ट। तो ई पार्ट में क्या बोला हुआ है बच्चों, पढ़ो ध्यान से। यहां पर कहा हुआ है कि A इज इक्वल टू Aij इज ए मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2/2 और इसका डिटर्मिनेंट दिया हुआ है Cij रिप्रेजेंट्स द कोफैक्टर ऑफ Aij। तो आपको इसकी वैल्यू निकालनी है। अब सुनना ध्यान से यहां पर बच्चों, ये भी वैसा ही क्वेश्चन है जैसा आज का पहला क्वेश्चन था, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस भी है इसमें। देखिए ये जो चीजें मैं अंडरलाइन कर रहा हूं ये बेसिकली एलिमेंट्स हैं। किसके एलिमेंट्स हैं? तो ये जो Aij है ना, ये एलिमेंट्स मुझे रो 2 के लग रहे हैं। ठीक है, अच्छा यहां पर अगर तुम Cij, एक्चुअली यहां पर कोफैक्टर को Cij से रिप्रेजेंट करने के लिए बोला गया है। ठीक है, तो Cij बेसिकली कौन से रो के एलिमेंट्स के हैं? तो अगर आप ध्यान से देखो तो Cij भी रो 2 के एलिमेंट्स के लिए दिया गया है, मतलब कोफैक्टर भी उसी रो के एलिमेंट्स का है जिस रो के एलिमेंट्स यहां पर प्रेजेंट हैं। और फिर इनको इस तरीके से लिखा गया है कि जो भी एलिमेंट है उसको उसी के कोफैक्टर से मल्टीप्लाई करते हुए और फिर इन सभी को ऐड करना है। लेकिन एलिमेंट जिस रो का है उसी रो का कोफैक्टर भी है। और इस तरीके से अगर इनको प्रेजेंट किया जाए तो बेटा यहां से आपको बेसिकली डिटर्मिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स की वैल्यू मिल जाती है। और ये वैल्यू आपको क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, यानी -15। ये आपका आंसर आ गया, यहां पर देख सकते हो ये आपको गिवन है ऑलरेडी। ठीक है बच्चों, तो बस यहां पर दो कहानी आप लोगों ने सीख ली है। एलिमेंट अगर किसी एक रो के हैं और अगर कोफैक्टर भी उसी रो के हैं और फिर इस तरीके से इनको मल्टीप्लाई करते हुए ऐड कर दिया जाए तो यहां से डिटर्मिनेंट मिलता है। लेकिन अगर एलिमेंट रो 1 के हैं, कोफैक्टर रो 2 के हैं और इस तरीके से मल्टीप्लाई करते हुए उनको ऐड करोगे तो आंसर 0 आएगा। यानी डिफरेंट रोज अगर इन्वॉल्व होंगे तो आंसर 0 आने वाला है, सेम रोज इन्वॉल्व होंगे तो आंसर आपको डिटर्मिनेंट वैल्यू मिलने वाला है। यानी जिस रो का एलिमेंट उसी रो के एलिमेंट्स का कोफैक्टर। समझे? वैसे ये कहानी कॉलम्स के लिए भी चलती है, बट फिलहाल तो हम यहां पर रो 1 या रो 2 में फंसे हुए थे इन क्वेश्चंस में, यानी क्वेश्चन 1 का फर्स्ट पार्ट और क्वेश्चन 1 का 5th पार्ट। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं जरा। इस क्वेश्चन का तो आंसर आ चुका है। अब यहां पर क्वेश्चन 1 का F पार्ट। तो यहां पर क्या बोला हुआ है, राइट द माइनर ऑफ द एलिमेंट 6 इन दिस डिटर्मिनेंट। अब 6 प्रेजेंट है यहां पर प्रेजेंट होने का मतलब क्या हुआ, ये पोजीशन क्या है, कौन सा रो कौन सा कॉलम। तो बेसिकली ये आपका सेकंड रो, ध्यान से देख लो, सेकंड रो है और सेकंड कॉलम है। 6 के लिए सेकंड रो सेकंड कॉलम,
मतलब अगर मैं आपसे कहूं तो ये क्या है, तो ये A22 है इज इक्वल टू 6, अगर ये मैट्रिक्स ए रहा होगा तो यहां पर मुझे इसका माइनर निकालना है, तो मुझे निकालना है M22। तो कैसे निकालेंगे, तो जिस रो और जिस कॉलम में ये एलिमेंट प्रेजेंट है उसको कर दो डिलीट, ऐसे कर दो, और जो तुम्हें अब दिख रहे हैं एलिमेंट्स उनको लिखो, तो 2 7 -2 1, इस तरीके से अब इसका डिटर्मिनेंट वैल्यू पता कर लो, समझे कि नहीं। तो ये बनेगा 2 × 1 -7 × -2, क्या बनेगा बच्चों, तो 2 + 14 यानी 16। तो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन एज वेल। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन देखते हैं यहां पर क्या है। तो अगले क्वेश्चन में बोला हुआ है विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग इवेल्युएट दिस डिटर्मिनेंट। अब सुनना कहानी, अगर तुम डायरेक्ट एक्सपेंड करके इसका आंसर निकाल दो, आपका आंसर सही होगा, मान लिया मैंने आपका आंसर सही होगा, लेकिन नंबर 0 मिलेंगे। क्यों, क्योंकि यहां पर जो सबसे पहली चीज मैंने हाईलाइट की है ना उसको देख लो, विदाउट एक्चुअली एक्सपेंडिंग, आपको एक्सपेंड करना ही नहीं है, तो फिर कैसे करेंगे, प्रॉपर्टीज यूज करेंगे। अब प्रॉपर्टी क्या होंगे ध्यान से देखना बच्चों, यहां पर मैं क्या करने वाला हूं, रो 1 को चेंज करने वाला हूं रो 1 प्लस रो 2 में। तो इस वजह से आपका डिटर्मिनेंट देखो ऐसे दिखेगा, x + y + z, x + y + z, अगेन x + y + z, यहां पर तो z, यहां 1, यहां x, यहां 1, यहां y, यहां 1। अब सुनना कहानी ध्यान से बच्चों, इस डिटर्मिनेंट में जो अब आपको मिला है, क्या आप लोग ऑब्जर्व कर पा रहे हैं, क्या चीज ऑब्जर्व करनी है, यहां पर रो 1 एंड रो 3 के जो एलिमेंट्स हैं उनका रेशो चेक करो। रेशो आपको दिखने वाला है रो 1 में है x + y + z, और रो 3 में 1 1 1, हर जगह यही है, तो ये रेशो आने वाला है बच्चों। तो मैं क्या लिखूंगा कि बिकॉज रो 1 एंड रो 3 आर प्रोपोर्शनल, तो अगर कोई से भी दो रो के एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल हों, समझे, तो उस डिटर्मिनेंट का वैल्यू बेसिकली 0 हो जाता है, बस काम खत्म। ये रहा आपका आंसर, सीधी कहानी बस। अगर एलिमेंट्स प्रोपोर्शनल है किसी भी दो रो के या किसी भी दो कॉलम के, तो सीधा आंसर 0, बस खत्म कर दो। अब आगे बढ़ो अगले क्वेश्चन पे। तो अगला क्वेश्चन क्या है बच्चों, अगला क्वेश्चन यानी क्वेश्चन 1 का एच पार्ट। यहां पर क्या बोला हुआ है कि राइट द वैल्यू ऑफ द डिटर्मिनेंट ए वेयर मैट्रिक्स ए ये दिया हुआ है। बच्चों ध्यान से देखना, ये भी सीधा क्वेश्चन है। यहां पर देखो, ये जो मैट्रिक्स ए है ना, इसके रो 2 के एलिमेंट्स 0 हैं, तो जैसे ही आप डिटर्मिनेंट ऑफ ए लिखने जाएंगे इस तरीके से, यहां पर डिटर्मिनेंट आप लगा लोगे, है ना, ऐसे लिखोगे, तो यहां पर मैंने क्या बोला आपको कि जो भी यहां करस्पॉन्डिंग मैट्रिक्स था ना, उसके रो 2 के सारे एलिमेंट्स 0 हैं, तो बेटा सीधा आंसर 0 कर दो। रीजन क्या दोगे, बिकॉज ऑल एलिमेंट्स ऑफ रो 2 आर 0। सुनना कहानी ध्यान से, किसी भी एक रो के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं या किसी भी एक कॉलम के सारे एलिमेंट 0 हो जाएं, तो उस डिटर्मिनेंट की वैल्यू भी 0 होती है। प्रॉपर्टीज याद रखो, सीधा आंसर आएगा। अगर आपका मन करे कि यहां पर मैं तो एक्सपेंड करके करूंगा, तो कर लो भाई, एक्सपेंड करके टाइम वेस्ट कर लो, रोका किसने है। चलिए अब क्वेश्चन 1 का आई पार्ट यानी लास्ट पार्ट होने वाला है। तो बच्चों अब आगे देखते हैं जरा क्वेश्चन 1 का आई पार्ट, यानी बेसिकली ये लास्ट क्वेश्चन होने वाला है क्वेश्चन 1 का, क्योंकि टोटल हमें 9 क्वेश्चन दिए हुए थे यहां पर। तो इस क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है इसको भी पढ़ लेते हैं। यहां पर बोला हुआ है कि मैट्रिक्स ए ये दिया हुआ है, देन वैल्यू ऑफ ए इंटू ए इनवर्स इज यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3, I3 मतलब यूनिट मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3। तो आपसे पूछा हुआ है कि ये ट्रू होगा या फॉल्स होगा, और आपको अपना रीजन देना है इस क्वेश्चन को जस्टिफाई करने के लिए, जो भी आपका आंसर आने वाला है। भाई सुनो ध्यान से, मैट्रिक्स ए का ऑर्डर क्या है, तो 3x3 का मैट्रिक्स है, यानी ऑर्डर 3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है ये, ठीक है। अब कहानी क्या होती है कि ए इंटू ए इनवर्स ये करो, या ए इनवर्स इंटू ए ये करो, ये सभी यूनिट मैट्रिक्स के ही इक्वल होने वाले हैं। और यूनिट मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होगा, इसका ऑर्डर वही होगा जो मैट्रिक्स ए का ऑर्डर होगा। तो हमारे क्वेश्चन में भी तो यही दिया हुआ है कि ए इंटू ए इनवर्स, ये देखो A इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू यूनिट मैट्रिक्स ऑफ द ऑर्डर 3। ऑर्डर 3 मतलब मैट्रिक्स ए का भी तो ऑर्डर 3 है बच्चों, ठीक है। मतलब क्या हुआ, मतलब ये हुआ कि इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ट्रू। और क्या आपने अपना आंसर जस्टिफाई किया, बिल्कुल जस्टिफाई किया। कैसे, ये देखो, ये स्टेटमेंट लिखनी है आपको। ये मत सोचना कि इस क्वेश्चन में मुझे ए इनवर्स निकालना पड़ेगा पहले और फिर ए से मल्टीप्लाई करूंगा, ये वाला काम
है ना, कि a इंटू ए इनवर्स करूंगा तब देखूंगा कि यूनिट मैट्रिक्स आएगा कि नहीं। ऐसे करोगे तो कर सकते हो, लेकिन टाइम वेस्ट होगा, भयंकर टाइम वेस्ट होगा। 1 नंबर का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं आज की क्लास में क्या दिया हुआ है। तो यहां पर आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू पता करनी है इफ द मैट्रिक्स ए ऐसे है और ये सेटिस्फाई करेगा इस कंडीशन को। और ये क्वेश्चंस बेसिकली 3 नंबर के होने वाले हैं, 2 क्वेश्चन मिलने वाले हैं। तो सबसे पहले तो एक काम करो ना कि ए ट्रांसपोज निकाल लो, ए ट्रांसपोज इंटू ए इक्वल्स आई कर देंगे। तो मैं एक काम करता हूं, डायरेक्टली ये काम शुरू कर देता हूं। ए ट्रांसपोज मतलब रो 1 के एलिमेंट्स को अपने कॉलम फर्स्ट में भेज दो। ये देखो भैया, तो फिर रो 2 के एलिमेंट्स यहां पर आएंगे कॉलम 2 में, और रो 3 वाले बेचारे यहां पर आ जाएंगे। ठीक है बच्चों, अब क्या करो यहां से, अब यहां से आपको क्या करना है कि इसको मैट्रिक्स ए से मल्टीप्लाई कर देना है। तो ये लिखा मैंने 0 2y z यानी रो 1, फिर आपका एक्स वाई माइनस जेड यानी रो 2, और फिर ये आपका लास्ट वाला रो। ठीक है बच्चों, इसको मल्टीप्लाई करते हुए यूनिट मैट्रिक्स के इक्वल रखेंगे, लेकिन यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू मैं अभी नहीं रखूंगा, वेट करो। ये काम तो मैंने आप लोगों को बहुत बार सिखाया है ना कि कैसे करना है। ये हम लोगों ने देखो इस वाले कंडीशन की हेल्प से लिखा हुआ है। अब जैसे इसको मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होने वाला है बच्चों, तो रो 1 इंटू C1, 0 इंटू 0 खत्म कहानी, यहां पर x इंटू एक्स और फिर x इंटू एक्स यानी ये बनेगा 2x स्क्वायर। ठीक है, फिर 0 इंटू 2y खत्म कहानी, फिर ये एक्स वाई माइनस एक्स वाई यानी ये भी 0 बनेगा, यहां पर 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड यानी ये भी 0, फिर 2y इंटू 0। ठीक है, रो 2 इंटू C1 में आ गया मैं। अब इसके बाद हम चलते हैं रो 2 इंटू C1 यानी 2y इंटू 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई यानी ये भी 0 हो गया। फिर आगे चलते हैं 2y इंटू 2y यानी 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर यानी ये बनेगा 6y स्क्वायर, फिर 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड यानी ये 0 बनेगा, फिर 0z प्लस एक्स जेड माइनस एक्स जेड यानी ये 0 बनेगा, 2yz माइनस वाई जेड माइनस वाई जेड यानी ये 0 बनेगा, फिर आपका z इंटू जेड यानी जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर यानी ये बनेगा 3z स्क्वायर। ठीक है बच्चों, अब यहां पर आपका मैट्रिक्स कंप्लीट हुआ एलएचएस में, यानी मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन दूसरे मैट्रिक्स से हमने करके नया मैट्रिक्स बना लिया। अब आरएचएस में यूनिट मैट्रिक्स, अब एक काम करो यहां पर यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू अब पुट कर लो। ठीक है, अगर पहले यानी इस वाले स्टेप में आपने यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू पुट की होती तो उससे नुकसान कुछ नहीं होता, लेकिन फायदा भी नहीं होता। वैसे नुकसान तो होता, किस चीज का नुकसान, टाइम का नुकसान। ठीक है, चलिए फिलहाल हमने ये काम कर लिया। अब यहां से बाय द डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स ये कहानी हम लोग फॉलो कर लेंगे। तो बेसिकली होता ये है ना कि अगर दो मैट्रिसेस सेम हैं तो उनके ऑर्डर भी सेम होते हैं, उनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होते हैं। ठीक है, तो यहां पर करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स को कंपेयर करोगे तो 2x स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, 6y स्क्वायर ये भी 1 आएगा, 3z स्क्वायर ये भी 1 आएगा। लेकिन आपको तो एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालनी है, यहां पर देख सकते हो आप लोग टॉप में। ठीक है, तो x की वैल्यू क्या आएगी, पहले आएगा एक्स स्क्वायर दैट इज 1/2, लेकिन हमें निकालना है x, तो हम क्या करेंगे, ये देखो इस तरीके से हो जाएगा। बात समझ आई। सिमिलरली y की वैल्यू यानी प्लस माइनस 1/√6, ऐसे ही z की वैल्यू यानी प्लस माइनस 1/√3। बस ये फाइनली आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 2 के लिए। ठीक है बच्चों, छोटा सा क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को ऐसे भी पूछ सकता है क्या, सुनना ध्यान से, कि A ट्रांसपोज इज इक्वल टू A इनवर्स, ऐसे गिवन हो तब एक्स वाई जेड की वैल्यू निकालना। ठीक है, क्या इस क्वेश्चन को ऐसे पूछा जा सकता है, यस और नो, मुझे कमेंट करके बताना। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं आज की क्लास में। तो क्वेश्चन 3 क्या दिया हुआ है, मैट्रिक्स ए की वैल्यू है, यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू देखकर हम पे एहसान कर रहा है, ये रहा यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, आपको के की वैल्यू बतानी है और ये रही कंडीशन। तो जो भी कंडीशन है इसको यूज करने के लिए सबसे पहले मुझे निकालना पड़ेगा ए स्क्वायर। तो ए स्क्वायर का मतलब होता है ए इंटू ए। ठीक है, तो यहां पर ए स्क्वायर निकाल लेते हैं जरा। मैट्रिक्स ए यानी 3 - 2 ये 4 - 2, मैट्रिक्स ए को मैट्रिक्स ए से ही मल्टीप्लाई कर देना है। चलो फटाफट मल्टीप्लाई करते हैं, देखते हैं हमारा आंसर क्या आता है। ठीक है, करो भाई मल्टीप्लाई फटाफट, आई एम वेटिंग फॉर यू। मैं कर देता हूं, तो क्या बनेगा 3 3 = 9। ठीक है, और ये 4 इंटू -2 यानी -8 हो जाएगा, यानी 1 आएगा। अच्छा, फिर आगे 3 इंटू -2 यानी -6, और ये प्लस का 4। ठीक है, यानी -2 होने वाला है। आगे करते हैं 4 3 = 12। ठीक है, एंड -2 4 = 8 यानी ये 4 बनेगा। ठीक है, फिर उसके बाद 4 इंटू -2 यानी -8, और ये प्लस का 4 यानी ये -4 आ जाएगा। इस तरीके से हमको तो वैल्यू मिल गई ए स्क्वायर की। ठीक है,
अब अपने इक्वेशन में देखो जरा ध्यान से, आपका इक्वेशन ये रहा, यहां पर ये वैल्यू हम लोग यूज करने वाले हैं, ठीक है। तो जैसे ही इस वैल्यू को मैं यहां यूज करूंगा तो हमें क्या मिलेगा, 1 4 -2 -4, ठीक है। नाउ दैट इज इक्वल टू के टाइम्स मैट्रिक्स ए, ये रहा मैट्रिक्स ए, इसे के से मल्टीप्लाई कर दो। ये मैंने शुरू किया, इसके हर एलिमेंट को हमें के से मल्टीप्लाई कर देना होगा इस तरीके से, ठीक है बच्चों। अब इसमें से मुझे -2i भी करना है, तो -2i, आई की वैल्यू ये रही, इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दो तो ये बनेगा 2 0, यहां पर 0 और यहां पर 2, ठीक है बच्चों। तो इस तरीके से आपका RHS रेडी हो गया। RHS को सिंप्लीफाई करना जरा, क्या आएगा बच्चों, दिस विल बी 3k -2, ये बनेगा -2k, ये बनेगा 4k, ये बनेगा -2k -2, ठीक है बच्चों। और LHS में ये तो आपको सिंपल सा मिला ही हुआ है। अगेन यहां पर LHS में एक मैट्रिक्स है 2x2 का, RHS में भी 2x2 का ही है, एंड दे आर इक्वल टू ईच अदर। तो ऑर्डर तो सेम है ही, लेकिन इनके करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स भी सेम होंगे। तो बाय डेफिनेशन ऑफ इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जैसे ही हम लोग यहां पर प्रोसीड करेंगे, वी आर गोइंग टू राइट 1 इज इक्वल टू 3k -2, ठीक है। 1 इज इक्वल टू 3k -2, आपका मन करे तो -2 इज इक्वल टू -2k, और आपका मन करे तो 4 इक्वल्स 4k, मतलब जो भी एलिमेंट्स हैं आप सभी को कंपेयर कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो कहीं से भी आप सॉल्व करके देख लो, आपको k की वैल्यू 1 ही मिलेगी। आपका मन करे तो इसे सॉल्व करो, आपका मन करे इसे सॉल्व करो, आपका मन करे इसे सॉल्व करो, और आपका मन करे तो इसे सॉल्व करो, तो बस यहां से k की वैल्यू 1 मिल जाएगी। सो दैट इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, ठीक है। तो इसी के साथ क्वेश्चन नंबर 3 का काम तो खत्म हुआ। अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के लिए। तो ये रहा क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए बच्चों। यहां पर हमें मैट्रिक्स a टू द पावर n इज इक्वल टू दिस इज गिवन फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू z प्लस, और मैट्रिक्स a की वैल्यू ये रही। और ये क्वेश्चन बेसिकली 5 नंबर वाले 3 क्वेश्चन आने वाले हैं, स्टार्ट हो चुके हैं 5 नंबर वाले क्वेश्चन, ठीक है। ये जो क्वेश्चन होने वाला है बच्चों, दिस इज ऑन द टॉपिक प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, एक ऐसा टॉपिक जो 2021 से 22 वाले बच्चों ने 11th क्लास में नहीं पढ़ा हुआ है, यानी जब आप लोग 11th में थे तो आपने ये टॉपिक नहीं पढ़ा था। एनीवे, आई विल ट्राई टू बी एज मच एलोबरेटिव टू ऑल ऑफ यू सो दैट यू कैन अंडरस्टैंड दिस कंसेप्ट जो आप लोगों ने 11th में नहीं पढ़ा था। तो यहाँ पर ये जो स्टेटमेंट गिवन है ना बच्चों, इसको हम लोग कुछ एज्यूम कर लेंगे। अब क्या एज्यूम करेंगे, थोड़ा सा वेट करिए, तब तक मैं इस चीज़ को एक बार लिख लूँ, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने अपना मैट्रिक्स a टू द पावर n जो भी गिवन है उसकी वैल्यू कंप्लीट कर ली। अब इस पूरी स्टेटमेंट को हम लोग एज्यूम कर लेंगे P ऑफ n, ठीक है। अब इसके बाद यहां पर सबसे पहला काम क्या होता है कि हम इस कंडीशन के हिसाब से सोचते हैं कि n बिलोंगिंग टू z प्लस। अब देखो इसका मतलब n बिलोंगिंग टू कैपिटल N, यानी नेचुरल नंबर भी बोल सकता था, बोला नहीं है, कोई बात नहीं, जो बोला है वही रखो। तो फिलहाल यहां पर मैं पहला पॉजिटिव इंटीजर देखूंगा तो क्या होता है, तो n की जगह 1, यानी पहला पॉजिटिव इंटीजर 1 होता है। n की जगह 1 आपको इस स्टेटमेंट में डाल के चेक करना है कि क्या ये वेरीफाई हो रहा है। a की पावर 1 इज इक्वल टू n की जगह 1 यानी cos 1 इंटू एक्स, ऐसे। फिर ये आपका बनेगा साइन 1 इंटू एक्स, ये माइनस साइन n की जगह 1 यानी 1x हो जाएगा, फिर ये आपका cos 1x, ठीक है। तो यहां से आप लोग देख सकते हैं आपको क्या मिल रहा है, आपको मिल रहा है कि P1 दैट इज a टू द पावर 1 यानी a, नाउ दैट इज इक्वल टू cos x, ये आपका sin x, ये आपका माइनस साइन x, और ये आपका cos x, ठीक है। और यही आपके क्वेश्चन में गिवन है, मैट्रिक्स a की वैल्यू यहां पर कंपेयर कर लो, ठीक है। तो इसके बाद हम लोग एक स्टेटमेंट लिख देते हैं कि दैट मीन्स P1 इज ट्रू। अब ये ट्रू इसलिए है कि a की वैल्यू वो आ गई जो आपके क्वेश्चन में गिवन है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू हो गया बच्चों, ठीक है। तो P1 ट्रू हुआ, मतलब फर्स्ट पॉजिटिव इंटीजर के लिए तो P ऑफ n ट्रू हो चुका है। अब इसके बाद हम लोग यहां पर एक अजम्पशन लेते हैं, हम एज्यूम कर लेते हैं कि एज्यूम दैट P ऑफ k इज ट्रू। मतलब क्या करने वाले हैं हम लोग कि आपके स्टेटमेंट P ऑफ n में यहां पर n की जगह बस k रिप्लेस कर दो, जहां जहां n दिखे वहां पर k डाल दो। ये बनेगा cos kx, ये बनेगा sin kx, ये बनेगा माइनस साइन kx, ये बनेगा cos kx, ठीक है बच्चों। और इसे इक्वेशन फर्स्ट बोलो, हमें इसकी बाद में जरूरत पड़ेगी, ठीक है।
अब यहां से एक स्टेटमेंट और हम लिखेंगे कि हमें प्रूव क्या करना है। देखो पीएमआई के हर क्वेश्चन में ऐसे ही करना होता है, पीएमआई मतलब प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन। तो हम लोग लिखेंगे वी हैव टू प्रूव दैट p ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू whenever p ऑफ k इज ट्रू। इसका मतलब ये है कि हमें ये प्रूव करना है कि p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू होगा अगर p ऑफ k ट्रू होगा तो, यानी जब जब p ऑफ k ट्रू होगा तब तब p ऑफ k प्लस 1 भी ट्रू होगा। लेकिन हमने तो एज्यूम किया था कि p ऑफ k ट्रू है, तो क्या हुआ। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा इसका मतलब फर्दर समझते हैं। देखिए अब मैं क्या करने वाला हूं, पहले p ऑफ k प्लस 1 लिखने वाला हूं। तो जैसे मैंने p ऑफ n में n की जगह k डाल के p ऑफ k लिखा, ऐसे ही अब n की जगह k प्लस 1 डाल के लिख दो। तो आपको क्या मिलेगा, अगले पेज पे चलते हैं जरा। तो यहां पर आपको मिलने वाला है p ऑफ k प्लस 1, ये बनेगा a की पावर k प्लस 1। नाउ दैट मस्ट बी इक्वल टू कॉस nx था ना, तो n की जगह k प्लस 1, ठीक है। और यहां पर आपका साइन n की जगह k प्लस 1 इंटू एक्स, यहां पर क्या था आपका एक बार कंफर्म कर लो, माइनस साइन nx, यानी माइनस का साइन n की जगह k प्लस 1। नाउ दिस इज इंटू एक्स, यहां पर कॉस nx था तो n की जगह k प्लस 1 और ये इंटू एक्स। हमें ये चीज प्रूव करनी है बच्चों, यानी p ऑफ k प्लस 1 वाला स्टेटमेंट हमें प्रूव करना है अगर p ऑफ k वाला ट्रू है तो, है ना। चलिए तो यहां से जो चीज प्रूव करनी है उसका LHS पकड़ लो। ये लिया हमने LHS, तो LHS बनेगा a की पावर k प्लस 1। क्या इसे हम लोग रूल ऑफ एक्सपोनेंट की हेल्प से ऐसे लिख सकते हैं, लिख सकते हैं ना, ठीक है। अब a टू द पावर k की वैल्यू क्या है, तो a टू द पावर k की वैल्यू हम लोगों ने एक्चुअली निकाली हुई है। पहले मैं लिख लेता हूं फिर आपको दिखाता हूं पिछले वाले पेज पे, ठीक है। ये देखो जी, ये तो मैंने लिखा a टू द पावर k का वैल्यू, और ये वैल्यू मैंने यहां पर निकाला हुआ है इक्वेशन फर्स्ट में, ध्यान से देखो, समझे, ठीक है। चलिए अब यहां पर मैट्रिक्स a यानी ये वाला है ना, इसकी वैल्यू भी पुट करनी होगी हमें। तो मैट्रिक्स a क्या बनेगा आपका, ये तो गिवन है क्वेश्चन में, cos x, और ये रहा आपका sin x, ये आपका माइनस sin x, और ये आपका cos x, ठीक है बच्चों। अब जरा इनको मल्टीप्लाई करके देखते हैं कि हमें क्या मिलने वाला है। तो जैसे ही मल्टीप्लीकेशन स्टार्ट करोगे ना, यू विल गेट cos kx इंटू cos x, ठीक है, माइनस sin kx इंटू sin x, ठीक है बच्चों। अच्छा इसके बाद क्या होने वाला है, इसके बाद होने वाला है माइनस cos kx इंटू sin x माइनस sin kx इंटू cos x, ठीक है। अच्छा अब आगे चलो जरा, आगे क्या होगा, तो sin kx इंटू कॉस एक्स प्लस cos kx इंटू साइन एक्स, ठीक है। अच्छा फिर इसके आगे चलते हैं, तो ये बनने वाला है आपका माइनस साइन kx इंटू साइन एक्स और फिर cos kx इंटू कॉस एक्स, यानी cos kx इंटू कॉस एक्स माइनस साइन kx इंटू, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स का प्रोडक्ट आ चुका है दोनों मैट्रिसेस के लिए। अब यहां पर ध्यान से देखना, वो दो फॉर्मूले जो आपको यहां पर फॉलो करने पड़ेंगे आपकी स्क्रीन पे आ चुके होंगे, मतलब cos a प्लस बी का फॉर्मूला एंड sin a प्लस बी का फॉर्मूला, समझे कि नहीं। cos a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें लगेगा और इसमें लगेगा, ठीक है, एंड sin a प्लस बी का फॉर्मूला इसमें लगेगा और इसमें लगेगा जब माइनस कॉमन ले लोगे, ठीक है। तो ये फॉर्मूला आप लोगों ने देख लिया। अब आगे बढ़ते हैं जरा, यहां पर क्या होने वाला है देखो बच्चों। तो यहां पर क्या होगा कि cos kx बनेगा एंगल A और x बनेगा एंगल B, तो ये बनने वाला है kx प्लस x इस तरीके से, ठीक है। अब kx प्लस x लिखोगे तो इसमें से x कॉमन भी है, तो यहां से आपको एंगल x कॉमन दिख रहा होगा बच्चों। तो जैसे एंगल x कॉमन लोगे तो आपको मिलेगा k प्लस 1 इंटू एक्स, मैंने ऐसे लिख दिया, ठीक है। अच्छा इसमें से आपको माइनस कॉमन लेने के लिए बोला मैंने, तो माइनस कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा साइन ऑफ kx प्लस एक्स, तो वहां से भी मैं x कॉमन लूंगा, एंगल के अंदर ही कॉमन ले रहा हूं मैं, ठीक है। सेम कहानी यहां पर, तो ये बनेगा k प्लस 1 इंटू एक्स, और ऐसे ही यहां पर यानी cos k प्लस 1 इंटू एक्स इस तरीके से, ठीक है। ये आपका मैट्रिक्स पूरा हुआ और यही आपका RHS था। एक बार देख लो ध्यान से इस वाले स्टेप में, तो LHS इक्वल टू RHS आप लोग लेकर आ चुके हैं। तो अगर आप लोग ये प्रूव कर चुके हैं तो क्या मैं ये लिखूं कि P ऑफ k प्लस 1 इज ऑल्सो ट्रू,
ये ट्रू इसलिए है क्योंकि यहां पर हमने LHS इक्वल टू RHS तो प्रूव कर दिया। अब सुनना ध्यान से, इक्वेशन फर्स्ट की हेल्प से हमने P ऑफ K में से a टू द पावर k की वैल्यू यहां पर पुट करके P ऑफ K प्लस 1 भी प्रूव कर दिया है बच्चों, ठीक है। एंड देन लेटर ऑन यू कैन कंक्लूड, देखो यहां पर ये स्टेटमेंट हम लास्ट में लिख देते हैं कि हेंस बाय PMI, या पूरा लिख दो, प्रिंसिपल ऑफ मैथमेटिकल इंडक्शन, हेंस बाय PMI P ऑफ n इज ऑलवेज ट्रू फॉर ऑल n बिलोंगिंग टू नेचुरल नंबर, अगर क्वेश्चन में नेचुरल नंबर लिखा हुआ है तो, या फिर पॉजिटिव इंटीजर जैसे कि हमारे क्वेश्चन में लिखा हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। PMI का टॉपिक जो आपने 11th में नहीं पढ़ा था, फिर भी आप लोगों के लिए 12th में ये चीजें आने वाली हैं क्योंकि NCERT में गिवन है और इस बार आपका कंप्लीट सिलेबस होने वाला है बच्चों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जरा अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन ये रहा, क्वेश्चन नंबर 5। तो क्वेश्चन 5 में हमें क्या दिया हुआ है, f ऑफ x इंटू एफ ऑफ माइनस एक्स इक्वल टू आई, ये प्रूव करना है। f ऑफ x की वैल्यू ये रही, ठीक है। तो यहीं पर f ऑफ माइनस एक्स निकाल लेते हैं हम लोग। तो f ऑफ माइनस एक्स कैसे आएगा, देखो x की जगह माइनस एक्स डाल दो, ठीक है। तो cos माइनस एक्स क्या बनेगा, सिर्फ cos x, ठीक है। देखो यहां पर बता देता हूं आपको मैं, cos ऑफ माइनस एक्स क्या बनता है, तो cos x, और ऐसे ही साइन ऑफ माइनस एक्स क्या बनेगा, दिस विल बी माइनस साइन एक्स, ठीक है। तो बस इन चीजों का यहां पर यूज करोगे तो ये बनेगा साइन एक्स, ये बनेगा 0, ये बनेगा माइनस साइन एक्स, ये बनेगा cos x, ये 0, ये 0, ये 0 और ये 1। तो हम लोगों ने f ऑफ माइनस एक्स वाले मैट्रिक्स की वैल्यू भी पता कर ली है बच्चों। अब यहां पर जो हमें प्रूव करना है उसका हम लोग ले लेते हैं LHS। तो जैसे ही हम लोग LHS लिखेंगे, सो लेट मी राइट, दिस इज cos x माइनस साइन एक्स, यहाँ पर तो 0, ये आपका साइन एक्स, यहाँ पर cos x, ये 0, फिर ये 0, फिर ये 0 और फिर ये 1, और यहाँ पर f ऑफ माइनस एक्स अब लिखना है मुझे, ठीक है। अब इनको मल्टीप्लाई करके हमें दिखाना है। तो वैसे आपका मन करे तो 1 बाय 1 मल्टीप्लिकेशन शो कर सकते हो, नहीं तो डायरेक्टली लिख दो यार, है ना। डायरेक्टली मैं लिखूंगा नहीं, मैं करके दिखाऊंगा। चलिए, तो cos x इंटू cos x यानी cos स्क्वायर एक्स, प्लस माइनस साइन एक्स इंटू माइनस साइन एक्स यानी प्लस का साइन स्क्वायर एक्स, और फिर ये 0 हो जाएगा, ध्यान से देख लो, ठीक है। ऐसे ही cos x इंटू साइन एक्स, ये देखो ऐसे आएगा, ठीक है। अच्छा, अगला क्या होने वाला है, cos x इंटू 0 यानी 0, माइनस साइन एक्स इंटू 0 यानी ये भी 0, और फिर लास्ट वाला भी इस तरीके से 0 हो जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, आगे बढ़ते हैं, साइन एक्स इंटू कॉस एक्स प्लस cos x इंटू माइनस साइन एक्स, यानी खत्म कहानी, 0 हो गया, प्लस 0 इंटू 0 यानी ये भी 0 हो गया। फिर साइन एक्स इंटू साइन एक्स यानी आपका बनेगा ये साइन स्क्वायर एक्स, और ये बनेगा प्लस cos स्क्वायर एक्स, और ये प्लस में 0 तो आ ही रहा है, ठीक है। ऐसे ही लास्ट में साइन एक्स इंटू 0 प्लस cos x इंटू 0 प्लस 0 इंटू 1, यानी ये पूरा 0 इस तरीके से मिल जाएगा बच्चों, ठीक है। अच्छा, लास्ट में चलते हैं, 0 इंटू कॉस एक्स प्लस 0 इंटू माइनस साइन एक्स प्लस 1 इंटू 0 यानी ये भी 0, यहाँ पर 0 इंटू साइन एक्स, 0 इंटू कॉस एक्स, 1 इंटू 0 यानी ये भी 0। अब यहाँ पर 0 इंटू 0, 0 इंटू 0 और 1 इंटू 1 यानी ये 1 मिलेगा, और इस तरीके से आपको ये रिजल्ट मिल गया। अब देखना ध्यान से, 10th क्लास का फॉर्मूला, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स क्या होता है, तो 1 होता है, ठीक है। तो यहाँ पर 1 प्लस 0 यानी 1 ही रहेगा, ये तो पूरा कैंसिल हो रहा है तो ये 0 बनेगा, यहाँ पर 0, यहाँ 0, यहाँ पर 1, यहाँ 0, यहाँ 0, यहाँ 0 और यहाँ पर 1, और यही तो आपका यूनिट मैट्रिक्स होता है ऑफ ऑर्डर 3, और बेसिकली यही तो आपके राइट हैंड साइड में गिवन है, यहाँ पर देख लो आप लोग। तो बस जो आपको प्रूव करना था वो प्रूव हो चुका है, हेंस प्रूव्ड लिख दो। अब आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 लेते हैं, यानी आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन होने वाला है ये। यहां पर हमें एलिमेंट्री ऑपरेशंस का यूज करके इस मैट्रिक्स का ना इनवर्स निकालना है। तो सबसे पहला काम ये करो कि इस मैट्रिक्स को ना एक नाम दे दो, मैट्रिक्स ए लिख लो, ठीक है। अच्छा, एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशंस, एलिमेंट्री ऑपरेशंस एक ही बात है, लेकिन यहां पर कौन सी ऑपरेशन यूज करोगे, तो मैं यहां पर रो ऑपरेशंस यूज करने जा रहा हूं बच्चों। मन करे तो कॉलम ऑपरेशन यूज कर लो, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो रो ऑपरेशन के लिए मुझे ये वाला फॉर्मूला फॉलो करना पड़ेगा, ठीक है। अब यहां पर हम LHS में मैट्रिक्स ए की वैल्यू डाल देंगे, 2 5 0, ये 0 1 1, ये -1, ये 0 और ये 3, और RHS में यूनिट मैट्रिक्स की वैल्यू यानी 1 0 0 0 1 0 0 0 1, और इस मैट्रिक्स ए को तो हम चलाते रहेंगे, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद हम लोगों को यहाँ पर प्रॉपर्टीज अप्लाई करनी होंगी, ऑपरेशंस अप्लाई करनी होंगी। तो सबसे पहला ऑपरेशन हम लोग क्या करने वाले हैं, ताकि LHS में जो मैट्रिक्स है
वो क्या बन जाए आपका, तो एलएचएस का मैट्रिक्स आपका यूनिट मैट्रिक्स में चेंज हो जाए, इसलिए प्रॉपर्टी आपको अप्लाई करनी है, इस बात को ध्यान में रखते हुए। तो मैं सबसे पहले क्या करने वाला हूं कि रो 1 को चेंज करूंगा रो 1 प्लस रो 3 में। जैसे ये काम करेंगे हम लोग तो देखो ध्यान से, रो 1 प्लस रो 3 यानी यहां पर 1 बनेगा, ये 5 प्लस 0 और ये 3 ही रहेगा। यही कहानी यहां पर आरएचएस में भी होगी, तो 1 और ये 0 और ये 1, ये मैट्रिक्स ए का ध्यान रखना। यहां पर बाकी बची हुई चीजें आप लोग फट देनी लिख दो, ठीक है। ये हो गया 0 माइनस 1, ये 1 0 और ये 1 और ये 3। बात समझ आ रही है सभी को, ठीक है। इज दैट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? अच्छा, अब इसके बाद हम लोग क्या करने वाले हैं, अब इसके बाद हम लोग देखेंगे कि यहां पर यानी रो 3 में जो पहला एलिमेंट है उसको हम 0 कैसे बनाएं, ठीक है। तो इसके लिए मैं क्या करने वाला हूं बच्चों, रो 3 में जो पहला एलिमेंट है यानी ये वाला, इसे मैं 0 कैसे बनाऊंगा। तो इसके लिए मैं यहां पर क्या करने वाला हूं कि रो 3 में रो 1 को ऐड कर दो। तो जैसे ही आप लोग ये काम करेंगे तो रो 3 में देखो यहां पर 0, ये आपका 5 और ये 6 बन जाएगा, ठीक है। आरएचएस में क्या होगा, यहां पर 1, ये 0 और ये 2 हो जाएगा। ये मैट्रिक्स ए एज इट इज, ये 1 0, ये 0 1, ये 1 0, और यहां पर जो काम आपका चल रहा है उसको चलने दो। अब इसके बाद अगला ऑपरेशन हम लोग क्या लगाने वाले हैं बच्चों, तो अगला ऑपरेशन हम इस बात को ध्यान में रख के लगाएंगे कि इस पोजीशन पे 1 हो, वो तो पहले से ही 1 है ना, तो सोचने की जरूरत है नहीं उसके लिए। अच्छा, फिर यहां पर 0 और यहां पर 0 हमें बनाना पड़ेगा ताकि एलएचएस में यूनिट मैट्रिक्स के हम लोग क्लोज पहुंच पाए, ठीक है। तो अब यहां पर कौन सी प्रॉपर्टी लगाऊं मैं सोच रहा हूं कि रो 1 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए, और एक काम और भी कर सकते हैं ताकि एक ही साथ दो चीजें हम लोग कर पाए। देखना ध्यान से, मैं यहां पर क्या करने वाला हूं, सबसे पहले तो रो 1 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। जैसे ये काम करेंगे तो यहां पर तो 0 बन जाएगा, तो पहले इस चीज को परफॉर्म करके देखते हैं क्या आने वाला है। तो रो 1 में बनेगा, ध्यान से भाई, तो रो 1 में आपका बनने वाला है 1, ये 0, और यहां पर आपका 3 माइनस 6 दैट इज -3, ठीक है। दैट इज इक्वल टू, अब आरएचएस में भी लिख लो, अभी रो 1 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट किया जा रहा है, तो 1 माइनस 1 दैट इज 0, 0 माइनस 0 यानी 0 ही रहेगा, और फिर यहाँ 1 माइनस 2 यानी -1 आएगा, ठीक है। इस मैट्रिक्स ए का ध्यान रखना, इसे मत भूल जाना किसी स्टेप में, ठीक है बच्चों। अब इसके बाद यहां पर एक काम और करने के लिए बोल रहा था मैं इसी स्टेप में, तो इसी स्टेप में आप क्या करिए कि इसको भी 0 बना सकते हो। तो कैसे बनेगा ये देखना ध्यान से, ये अब रो 3 में प्रेजेंट है, तो आप क्या करो, रो 3 चेंजेस टू रो 3 माइनस 5 टाइम्स रो 2, समझे। रो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करके तब रो 3 में से सब्ट्रैक्ट करके नया रो 3 लिखो। तो देखो ध्यान से, यहां पर क्या बनेगा, ये तो 0 बनेगा, ये भी 0 बनेगा, लेकिन यहां पर क्या बनने वाला है, तो 6 माइनस 5 दैट इज 1, ठीक है। अब आरएचएस में क्या बनेगा इसको देख लेते हैं, तो ये तो 1 ही रहेगा बच्चों, और ये -5, और यहां पर क्या बनेगा, तो ये आपका 2 ही रहेगा, ठीक है बच्चों। अच्छा, बीच वाले जो एलिमेंट्स हैं उनको जैसे का तैसा ही लिख दो। तो बीच वाले क्या है आपके 0 1 1, यहां पर 0 1 1 बीच वाले, मतलब रो 2 की बात कर रहा था मैं, और यहां पर 0 1 0, ठीक है। तो ये इस तरीके से आपको मिल गया बच्चों। अब यहां पर अगला निशाना इसके ऊपर होता है जो कि 1 होना चाहिए ताकि ये यूनिट मैट्रिक्स की तरह लगना शुरू हो। भाई ये तो 1 पहले से ही है, अब इस पे निशाना लगाओ और इस पे निशाना लगाओ, तो इन दोनों की वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो मैं यहां पर अब क्या ऑपरेशंस फॉलो करूं ताकि इन दोनों की वैल्यू 0 हो जाए। तो देखना ध्यान से भाई, रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो बच्चों। मैंने क्या बोला, रो 2 में से रो 3 को सब्ट्रैक्ट कर दो। जैसे ही आप लोग ये काम करेंगे, रो 2 में से रो 3 यानी देखो इस तरीके से ऐसे आ जाएगा, ठीक है। अब एक काम और कर दो इसी स्टेप में, आप क्या करो, रो 1 में 3 टाइम्स रो 3 करो, मतलब रो 1 में 3 टाइम्स रो 3, ताकि ये भी खत्म हो जाए, समझे। जैसे ये काम करोगे तो ये 1, ये 0 और ये 0, यहां पर इसका 3 टाइम्स, फिर रो 1 में ऐड किया हमने, इस तरीके से आ रहा है, देखो ध्यान से, ये आपका 5 हो जाएगा, और ये आपको इस तरीके से मिल रहा है बच्चों। एक बार देखना ध्यान से, बात समझ आ रही है कि नहीं, क्लियर है सभी को, डन, ओके। तो बच्चों यहां पर अगर आप ध्यान से देखें तो एलएचएस में आपको एक मैट्रिक्स मिल गया जिसका नाम यूनिट मैट्रिक्स है। तो आरएचएस में दो चीजें मल्टीप्लाई हो रही हैं, दो मैट्रिक्स मल्टीप्लाई हो रही हैं, तो दोनों मैट्रिक्स एक दूसरे का इनवर्स होंगे, लेकिन हमें तो इसका इनवर्स निकालना है। तो देयरफॉर ए इनवर्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, तो ये वैल्यू हो जाएगी 3 माइनस 1 1 माइनस 15 6 माइनस 5, ये आपका 5 माइनस 2 और ये 2, ठीक है।
बस ये आपका आंसर आ गया इस क्वेश्चन का। तो बच्चों इसी के साथ हम लोगों ने टेस्ट नंबर 3 के क्वेश्चंस का भी सॉल्यूशन डिस्कस कर लिया है। जैसा कि इस वीडियो के स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया कि टेस्ट नंबर 1 एंड टेस्ट नंबर 2 ऑलरेडी डिस्कस हो चुके हैं और प्लेलिस्ट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और अपने सभी क्लासमेट्स के साथ शेयर भी कर दिया होगा और चैनल को सब्सक्राइब तो जरूर कर लिया होगा। अगर आप लोगों ने ये काम नहीं किए हैं तो किसका वेट कर रहे हो, कर लो भाई मेरे बच्चों, ठीक है। और नोटिफिकेशंस को ऑन करना मत भूलना, ताकि आने वाले टाइम में जो भी वीडियोस मैं अपलोड करूं आप लोगों को टाइम टू टाइम उनकी अपडेट्स मिलती रहें, ठीक है बच्चों। सो दिस इज ओपी गुप्ता, योर मैथ मेंटोर ऑन दिस ब्यूटीफुल चैनल ऑफ योर्स, दैट इज मैथमेटिशिया बाय ओपी गुप्ता, signing off for the day. Let's meet in the next class. Till then, be good, take care, all the best. Thank you.